शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दुबई आ गई। रोज़ जब वह ऑफिस से वापस आता तो उसके चेहरे पर जख्म होते और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। मैं अपने पति से पूछती तो वह कुछ भी नहीं बताता। अब रोज़ ऐसे ही होता। एक दिन पति काम पर गया तो मैं उसके पीछे चली गई, लेकिन मैंने पति को जो काम करते देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। मेरी शादी एक पढ़े लिखे आदमी से हुई थी। उसकी कंपनी ने उसको दुबई में भेज दिया था। वह दुबई में जॉब करता था। वह मुझसे उम्र में बहुत ही बड़ा था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उससे इसलिए करवाई क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था और दुबई में रहता था। उसने वादा किया था कि शादी के बाद वह मुझे अपने साथ दुबई ले जाएगा। वादे के मुताबिक शादी के बाद पति मुझे दुबई ले गया और वह रोज़ाना जब काम से वापस आता तो उसके चेहरे पर कुछ निशान होते और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। एक दिन मैंने अपने पति का पीछा किया तो पति जो काम कर रहा था वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी और मेरा हर सपना हकीकत में बदल जाएगा। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मैंने भी बहुत सपने देखे थे, लेकिन हकीकत की दुनिया मुझे उन सपनों में जीने की परमिशन नहीं देती थी और मैं हमेशा हकीकत की दुनिया में ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम जैसे लोगों का भविष्य भी हमारे बीते हुए कल की तरह मुश्किल और दर्दनाक होती है। मुझे यकीन था कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी इसी हालत में रहूंगी जिस हालत में मैं पैदा हुई थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा यही कहते कि मेरी बेटी राज करेगी और उसके लिए एक शहजादा आएगा। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मेरे पापा की सारी प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली। मेरा नाम कीर्ति है और मैं 18 साल की होने वाली थी। मैं बचपन से ही गरीबी देखती आई थी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना हमारे नसीब में नहीं लिखा था। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते थे। हमारी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। मेरे पापा एक मज़दूर थे जो काम करते थे, रोज़ कमाते थे, उससे हमारा घर बड़ी मुश्किल से चलता था। जैसे ही मैं जवान हुई और मैंने देखा कि मेरे पापा सारी ज़िंदगी मजदूरी करके बूढ़े हो गए हैं और उनकी कमर झुक गई है, तो मैं भी पापा का साथ देने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में सफाई के लिए नौकरी कर ली। हम 4 भाई बहन थे, जिनमें से एक भाई था और 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी मैं ही थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और वह मुझे यूँ मेहनत करता देख मेरे सर पर हाथ रखकर अच्छे नसीब की प्रार्थना करते रहते। ऐसे ही एक दिन पापा की सारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली थी और स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता भिजवाया जिसके बारे में हम गरीब लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। टीचर की दोस्त मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। वह अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाहती थी। मैं कम उम्र की और खूबसूरत थी, इसलिए वह हमारी गरीबी के बावजूद भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार थी। हम जैसे लोगों के घर में अगर बेटी के लिए कोई रिश्ता आए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उस वक्त हमारी खुशी आश्चर्य में बदल गई जब टीचर की दोस्त ने बताया कि उसका भाई दुबई में बहुत ही अच्छी नौकरी करता है और वह शादी के बाद मुझे भी अपने साथ दुबई लेकर चला जाएगा। यह सुनकर तो मेरे माँ बाप की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे पापा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए ऐसा कोई रिश्ता आएगा। मैम ने अपने भाई की तस्वीर और जानकारी हमें दी और कहा कि आप मेरे भाई के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें फिर रिश्ता करें। मैम के भाई समर्थ की उम्र करीब 32 साल की थी, जबकि मैं अभी 18 साल की थी। वह दुबई में किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था और मैम ने बताया था कि वह महीने का 5 लाख रुपए कमाता है। दुबई में तो हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी। पापा कहाँ से कोई जानकारी निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर पापा ने अपने जानने वाले लोगों से उस आदमी के बारे में पता किया तो सभी लोगों ने बताया कि उसको तो दुबई गए हुए बहुत साल हो गए हैं। समर्थ यहाँ पर था तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। बहुत सोच समझकर पापा ने फैसला किया कि मेरा और समर्थ का रिश्ता तय कर दिया जाए, क्योंकि यह रिश्ता मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। पापा के लिए उम्र का फ़र्क मायने नहीं रखता था और वह कहने लगे कि समर्थ हमारी बेटी को अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, यही हमारे लिए बहुत है और हो सकता है कि इस तरह मेरी बाकी बेटियों का भी नसीब खुल जाए और सब अपनी ज़िंदगी में आराम से रहे। मैम ने शादी से पहले पापा और हम सबको अपने घर बुलाया। हम वहाँ गए तो हमारी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैम का घर बहुत बड़ा था। वह बहुत अच्छे व्यवहार वाली थी। उसने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि हम बहुत गरीब हैं। वह हमेशा हमें बराबर का दर्जा देती थी।
शादी के दिन करीब आ रहे थे और समर्थ दुबई से शादी के लिए आ चुके थे। उनके व्यवहार से पापा पहली बार मिलने पर ही इम्प्रेस हो गए थे, बिना कोई जांच किए। वह एक अच्छा लड़का था। कहने लगा कि अब तक वह अपनी जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उन्हें इतनी खूबसूरत और कम उम्र की दुल्हन मिल जाएगी। मैं भी उनसे शादी करके बहुत खुश थी और मेरे लिए हम दोनों की उम्र का फ़र्क भी कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि समर्थ एक अच्छा इंसान था। उसने शादी में मेरे पापा को कोई खर्चा नहीं करने दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने घर रिसेप्शन के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी और मेरे सारे अरमानों को पूरा कर दिया। मैं हमेशा से ही ऐसी ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सारे अरमान पूरे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में समर्थ ने मेरे विदेश जाने के लिए सारे कागजी कार्रवाई पूरी कर ली और मुझे अपने साथ विदेश लेकर चले आए। मेरे माँ बाप तो हद से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने मेरे लिए आज तक जितनी प्रार्थनाएं ईश्वर से की थी, वह सब के सब ईश्वर ने सुन ली है। समर्थ ने मेरा ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि वह तो मेरे माँ बाप को भी बहुत इज्जत देते थे। वह दुबई आकर एक हफ्ते ऑफिस नहीं गए। मुझे अपने साथ पूरा दुबई घुमा दिया था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी शानदार इमारतें और होटल कभी नहीं देखे थे। मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और मेरी आँख खुल जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते बाद समर्थ ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मैं सारा दिन फ्लैट में अकेले रहती और वह सुबह के गए रात को वापस आते थे। मैं उनके आने से पहले ही घर के सारे कामकाज निपटा चुकी होती थी और अपने घर वालों से भी बातचीत कर लेती थी। मेरे घर वाले को मेरी तरफ से पूरी तरह तसल्ली हो गई थी, बल्कि अब तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी बहनों का रिश्ता भी बिल्कुल मेरी ही तरह किसी अच्छे घर में हो जाए। मैं अब एक आराम की ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत आश्चर्य में थी और समर्थ से सवाल नहीं कर पाती थी। उनकी मोहब्बत अभी पहले की तरह ही बिल्कुल वैसी ही थी और वह काम से लौटने के बाद मुझ पर इस तरह अपनी मोहब्बत निछावर करते कि मैं सब कुछ भूलकर उनकी हो जाती। मैं भी हमें हमेशा ही फ़ोन किया करती थी। समर्थ ने बताया था कि उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी जल्दी ही कर दी थी और खुद वापस दुबई आ गए थे। वह सालों से दुबई में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि वह भी पहले अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत मुश्किल परेशानी देख चुके हैं और दुबई आने के बाद उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। मुझसे शादी से पहले वह बिल्कुल अकेले थे और मेरे आने के बाद तो उनकी तन्हाई खत्म हो गई है। वह मेरे साथ बहुत खुश थे और मुझे भी उनमें ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई थी जिसकी वजह से मैं उनसे कोई शिकायत करती। समर्थ अपनी नौकरी इस तरह कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे, लेकिन जो बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी वह यह थी कि वह जब भी नौकरी से वापस आते तो उनके चेहरे पर निशान होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि उनके चेहरे पर किस तरह के निशान होते हैं। कई बार मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देते, बल्कि फ़ौरन ही मेरा हाथ थामकर मोहब्बत का इजहार करने लगते। मैं सब कुछ भूल जाती और बात वहीं ख़त्म हो जाती। एक दिन समर्थ नौकरी से वापस आए तो कहने लगे, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे उनके मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा शायद उनके बैग में होगा जो वह ऑफिस लेकर जाते थे। यही सोचकर मैंने उनका बैग खोला तो यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसमें औरतों और मर्दों के फटे पुराने कपड़े मौजूद थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके बैग में इन कपड़ों का क्या काम है, लेकिन मैंने डर के मारे जल्दी ही उनका बैग बंद कर दिया कि उन्हें यह महसूस ना हो कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अभी तक तो मुझे उनके चेहरे के निशान का ही पता नहीं चल पाया था और अब कटे पुराने कपड़े उनके बैग में देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। अगली सुबह समर्थ फिर से अपने ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा दिन उनके बैग के बारे में ही सोच रही थी। रात को जब वह वापस लौटे और फ्रेश होने के लिए गए तो एक बार फिर से मैंने उनके बैग को चेक किया। उनके बैग में आज भी फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। रात को खाना खाते हुए मेरी नज़रें उनके चेहरे पर पड़ी तो उनके चेहरे पर आज फिर से ताज़ा निशान पड़े हुए थे। कुछ तो ऐसा था जिससे मैं अनजान थी और इसी बात ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि वह ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान लग जाते थे और उन्हें औरतों के फटे पुराने कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने तो यही बताया था कि वह एक दुबई के मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं और उनका रहन सहन पर्सनालिटी भी इस बात की गवाही दे रहा था, लेकिन शायद हकीकत
उसके बारे में कुछ और ही बता रही थी। सच जानने के लिए एक रोज़ मैंने उनका पीछा करने का इरादा किया और जैसे ही वह घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में वह उस जगह पर पहुंच गए जहां वह काम करते थे और मैं भी उनके पीछे चलती रही। मैं काफ़ी दूरी पर उनके पीछे चल रही थी। वो एक बड़े से खंडहर में दाखिल हो गए। वह खंडहर एक सुनसान इलाके में था और वहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। जिस खंडहर में वह दाखिल हुए थे वह बहुत ही अजीब भयावह खंडहर था। मैं भी उनके पीछे कदम उठा रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यह जगह खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर मुझे अंदर दाखिल होने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। समर्थ को मैंने अपनी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया और फिर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बेसमेंट में पहुँच गए थे। मैंने भी डरते डरते उनके पीछे सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू कर दिया था और अंदर का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ और आदमी बंधे हुए थे। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और कुछ के मुंह में तो कपड़ा भी ठुसा हुआ था। समर्थ ने एक आदमी के हाथ खोले और उसके आगे पानी का ग्लास रख दिया, लेकिन उस आदमी ने पानी पीने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने हम सबके साथ धोखा किया है। मगर समर्थ चुप रहे। फिर वो खुद से पानी पिलाने के लिए उसके करीब हुए तो उसने फौरन ही उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। समर्थ उसे बुरा भला कहते हुए गालियां भी दे रहे थे और मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा पति यह क्या काम कर रहा है। उसने उन सब बंधे हुए आदमियों को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह सभी पानी पीने के बजाय उन पर ही हमला करने की कोशिश करते और उनकी इस कोशिश का नतीजा ये था कि समर्थ के चेहरे पर उनके नाखून लगते रहते। इस हॉल में पहले से ही उन सभी बंधे हुए आदमियों पर नज़र रखने के लिए 2 आदमी और 2 औरतें मौजूद थी, जो शायद उन बंधे हुए आदमियों की निगरानी पर रखा हुआ था। समर्थ ने उस आदमी से पूछा कि रात को इन लोगों ने हंगामा तो नहीं किया। वह आदमी बता रहा था कि रात भर यहाँ कोई नहीं आया और वैसे भी इस वीरान से खंडहर में हम लोगों के अलावा कोई नहीं आता है। समर्थ कह रहे थे कि इन आदमियों को एक एक करके यहाँ से निकालना है। जब तक हम उनको आगे नहीं पहुँचा देते, इन सारे आदमियों का जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए इन्हें पानी देते रहना। उसने वहाँ मौजूद पहले वाले आदमी को इशारा किया तो उसमें एक बंधे हुए आदमी का कपड़ा उसके जिस्म से अलग किया और समर्थ को दे दिया, जिसे उन्होंने अपने बैग में डाल दिया और उसको दूसरा कपड़ा पहना दिया। फिर समर्थ के कहने पर एक औरत कुछ लड़कियों को कमरे में ले गई और उनके कपड़े भी बदल दिए। उसके बाद समर्थ ने अपने आदमी के साथ मिलकर उन सारे मर्द औरतों को बेहोश किया जिन्हें मजदूर वाले कपड़े पहनाए थे और फिर उन्हें उठाकर ऊपर ले आए और मैं तेजी से वापस बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। डर के मारे मैं थर थर काँप रही थी। बाहर निकलते ही मैं एक दीवार के पीछे छुप गई और वह लोग उस सब को गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले गए। मुझे आगे क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती थी कि यह सब आदमी कौन है और क्यों बंधे हुए हैं और मेरा पति उनको बेहोश करके कहाँ ले गया है। मैं मन ही मन रोते और सोचते हुए घर लौट आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस जगह जाती और मैं यह भी नहीं जानती थी कि वहाँ कहीं कोई और मौजूद तो नहीं जो उनकी निगरानी पर रखा हो। घर आकर मैं सारा दिन डरी सहमी बैठी रही। इतना तो मैं जान गई थी कि मेरा पति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करता है, बल्कि वह तो कोई और ही काम करता है। लेकिन जो कुछ मुझे समझ आ रहा था वह मैं चाहकर भी नहीं समझना चाहती थी। रात को जब समर्थ घर लौटा तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह निशान मौजूद था और आज मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह निशान कैसे लगे हैं। उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया और फ्रेश होने के लिए चला गया। आज भी उसके बैग में फटे हुए कपड़े थे और वह किसके थे मैं नहीं जानती थी। वो जब फ्रेश होकर बाहर आए तो मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो। मैंने आज फिर से उनसे पूछा यह आपके चेहरे पर निशान कैसा है, तो वह हंसकर कहने लगे कि इतना शक क्यों करती हो, काम के बीच कुछ ना कुछ लग ही जाता है। मैं अजीब सी नज़रों से उन्हें देखने लगी और उन्हें मेरा एहसास हो गया कि कोई ना कोई बात मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने मुझे अपने करीब बैठाया और कहने लगे कि क्या बात है, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। उसकी बात सुनकर मैं अचानक रो पड़ी और ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ कि वह क्या काम करते हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो दंग रह गए। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर तो मेरी पूरी आत्मा काँप कर रह गई। समर्थ ने बताया कि वह बहुत साल पहले गैर कानूनी तरीके से दुबई आए थे और यहाँ आकर वह एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गए जो गैर कानूनी तौर पर अलग अलग देशों के लोगों से
यहाँ काम का लालच देकर बुलाते हैं और फिर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी साल तक वह लोग ज़बरदस्ती उससे गैर कानूनी काम करवाते रहे। कभी नशे की चीज़ें बिकवाई और कभी लड़कियों को अगवा भी करवाया। समर्थ को उन सारे कामों का पैसा भी मिलता है जो वो अपने घर भिजवा देते हैं। इस तरह उन्होंने गैर कानूनी काम में हाथ डाल लिया था, लेकिन यह सब कुछ वह अपनी खुशी से नहीं कर रहा था। और एक दिन जब उन्हें फरार होने का मौका मिला, वह वापस फरार होकर इंडिया चले गए। वहां जाने पर समर्थ को पता चला कि उनके घर वालों ने पुराने घर को तोड़कर नया घर बनवाना शुरू कर दिया था। वह लोग सब एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगे थे जो कि उसी के पैसों की बदौलत थी। और जब घर वालों को पता चला कि वह हमेशा के लिए वापस आ गए हैं तो उनके घर वाले बहुत नाराज़ हो गए। उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो वापस दुबई चला जाए और अपनी नौकरी वैसे ही करे। समर्थ के बड़े भाई ने उनके पैसों से ही अपने लिए एक कारोबार खड़ा कर लिया था और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा चुका था। उसकी बहन की जिम्मेदारी भी समर्थ के सर पे आ गई थी। जैसे ही उनकी माँ को एक गंभीर बीमारी लगी तो उन्होंने यह फैसला किया कि वह वापस दुबई जाएंगे। उनकी माँ के इलाज के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए था। एक दिन कंपनी में उन्हें वही आदमी मिला जिसके साथ वह पहले काम करते थे। उसने समर्थ को दोबारा अपने साथ काम करने के लिए कहा। उसने उसकी बात जल्दी से मान ली और यूं दोबारा से गैर कानूनी काम करने लग गया। समर्थ का काम आदमियों की निगरानी करना था और एक एक करके उन्हें आगे पहुंचाना था। यह काम पूरी तरह से गैर कानूनी था और उसे बहुत ही होशियारी से किया जा रहा था। जिस इलाके में उन आदमियों को रखा गया था वह बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। समर्थ एक कंपनी में भी नौकरी कर रहा था। वह कहने लगे कि उन्होंने अपनी माँ का इलाज तो करवा लिया, लेकिन इलाज के बावजूद भी उनकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों में उनके पापा भी चल बसे। समर्थ ने सोचा था कि माँ के इलाज के बाद वह वापस हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान जाने के लिए कोई वजह बाकी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी भी कर दी थी, इसलिए उसने दुबई नहीं छोड़ा और अपना काम करता रहा। लेकिन उनकी बहन अब उन्हें अकेला ज़िंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उनके पीछे पड़ गई और उनकी शादी करवाई। मैम ने खुद ही मुझे समर्थ के लिए पसंद किया था। फिर वह कहने लगे कि शहर से बाहर आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यह बात उनके घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और जब किसी के घर से कोई बेटा या भाई घर से जाता है तो उसके घर वाले एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस परदेसी की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। समर्थ अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सोचकर ही मैं कांप उठी थी कि मेरा पति इस तरह गैर कानूनी कामों में लगा हुआ था। मैं एक गरीब घर से ज़रूर थी, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को मेहनत मजदूरी करते देखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति इस तरह का कोई गैर कानूनी काम करे, हमें खिलाए और अपने बच्चों को बड़ा करे। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इस चीज़ की परमिशन कभी नहीं दूंगी। हम वापस हिंदुस्तान चलते हैं और वहाँ जाकर आप कोई भी नौकरी कर लेना। मैं ज़िंदगी भर कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन ये कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी औलाद गलत कामों के कमाए हुए पैसों से पढ़ाई करे और जवान हो। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था इस बात का कि मैं उन्हें वापस चलने को कहूँगी। वो कह रहे थे कि वह किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकलने के लिए राजी हैं। बस कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा, फिर हम वापस अपने देश चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से वह कपड़े निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कचरे में फेंक दिए। 1 महीने बाद ही हम वहाँ का सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए। यहाँ आकर समर्थ ने एक दुकान खोल ली। हम लोग आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं।